हेलो गाइस, बोलो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। आपकी सेकंड बुक का गाइस ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर बता दूं गाइस आपको, ये 4th है, ठीक है। 2020 और 21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, चैप्टर नंबर 4 हो चुका है। चैप्टर का नाम गाइस आपको बता दूं, उसका नाम चेंज हुआ है, भारत में दल एवं दलीय प्रणाली, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इंग्लिश में ये बोला जाता है, ठीक है। इससे पहले जो था गाइस ये चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था, इसका नाम भी दूसरा था। पहले आपको मैं बताया था चैप्टर नंबर 5 क्यों था, क्योंकि आपको पता है वन पार्टी एरे सिस्टम या एक दल के प्रभुत्व वाला दौर वाला जो चैप्टर है उसे डिलीट कर दिया गया है, उसके कुछ टॉपिक इसमें मर्ज किए गए हैं, बताऊंगा आपको। तो उसे गाइस डिलीट कर दिया गया, इस वजह से चैप्टर 4 हो चुका है। इसका प्रीवियस नेम क्या होता था आपको पता ही होगा, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना जो था इस चैप्टर का पुराना नाम हुआ करता था। इसका नाम बदला है, इसके अंदर कुछ टॉपिक भी ऐड हुए हैं यूनिट सेकंड के वन पार्टी एरे सिस्टम के, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका न्यू नेम क्या है, भारत में दल एवं दलीय प्रणाली, इस चैप्टर का न्यू नेम है। अब बात कर लेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कहाँ से एंडिंग करेंगे, उसको समझाने से पहले आपको बता दूं ये चैप्टर इस बुक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो नीचे दो देख रहे हो ना, कांग्रेस पार्टी का विघटन और कांग्रेस पार्टी का पुनः उत्थान, 6 मार्क्स के अंदर दिमाग में बिठा ले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मजे से आपको समझाऊंगा इसको मैं। और ये भारत के चुनाव के बारे में है, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा पढ़ के। क्या न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं सबसे पहले आप वो जानो। यूनिट सेकंड वन पार्टी एरे सिस्टम यानी कि एक दल के प्रभुत्व वाले दौर वाले चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखो आप न्यू टॉपिक क्या ऐड हुए। न्यू टॉपिक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, क्या होता है ये हम समझेंगे। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था किसे कहते हैं। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम भी बोला जाता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम किसे बोलते हैं, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दोनों टॉपिक न्यू हैं, इसके अंदर ऐड हुए हैं। और एक दल के प्रभुत्व का दौर किसे कहते हैं, यूनिट सेकंड का गाइस आपका ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे पढ़ना है कि एक दल के प्रभुत्व यानी कि वन पार्टी एरे सिस्टम क्या है, ये हम समझेंगे। ये समझने के लिए गाइस हमें पढ़ना पड़ेगा अपना पहला लोकसभा चुनाव, द्वितीय लोकसभा चुनाव और तृतीय लोकसभा चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। यानी भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में। तो सेकंड यूनिट के आपके ये टॉपिक इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। पहला लोकसभा चुनाव, दूसरा लोकसभा चुनाव, तीसरा लोकसभा चुनाव और क्या कारण थे जिस वजह से एक दल का प्रभुत्व भारत में कायम हो पाया, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ये हैं आपके सेकंड यूनिट के न्यू टॉपिक्स जो इसके अंदर ऐड हुए हैं। बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो ये चैप्टर पहले हुआ करता था, जो इसके अंदर प्रीवियस कंटेंट थे, वही हम पढ़ेंगे सारे, ठीक है। ये चैप्टर शुरू था गाइस आपका नेहरू के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। यानी नेहरू की जब मृत्यु होती है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। उनकी मृत्यु होती है, कौन बनते हैं, इंदिरा गांधी बनती है। तो वो कैसे बनती है, कौन उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या चुनौतियां आई, डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, ये हम देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे 1967 के चुनाव के बारे में, जो कि लोकसभा का चौथा चुनाव था। 1967 का चुनाव हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चुनाव में गाइस क्या होता है, कांग्रेस को पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर गाइस चुनावों के मामलों में, वोट में भी और सीटों में भी उसको धक्का लगा था। बहुत सारे राज्यों में जो था लोकसभा में, राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस हार चुकी थी। इस टाइम पीरियड के हम 1967 के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे और इस टाइम पीरियड में देश में आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी 1967 के चुनाव के टाइम पीरियड में, और कौन कौन से राज्यों में वो हारती है, हम सारी डिटेल में बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का गाइस विघटन क्यों हुआ, मतलब कांग्रेस पार्टी क्यों टूट गई, इतनी बड़ी जो पार्टी थी, इतनी पुरानी पार्टी थी, ये हम देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी का पुनः उत्थान कैसे हुआ, मतलब वो हार गई जब उसका प्रभुत्व खत्म हो गया, और दोबारा से कैसे उसने जो था भारत में अपने प्रभुत्व को सत्ता में आने का प्रयास करा था, ये हम देखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के 6 मार्क्स में आते ही आते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे न्यू, मैं आपको बता दूंगा। न्यू टॉपिक मैंने आपको बता दिया, राजनीतिक दल, द्विदलीय प्रणाली, एक दल प्रणाली, बहुदल प्रणाली क्या है, नए टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर, पहला लोकसभा चुनाव, दूसरा लोकसभा चुनाव, तीसरा लोकसभा चुनाव, आपके वन पार्टी एरा सिस्टम से इसके अंदर कंटेंट ऐड कर दिए गए हैं, ये हमें पढ़ने हैं। और बाकी जो इसमें प्रीवियस कंटेंट थे हमें वैसे ही पढ़ने हैं। तो आई बिलीव यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, पजल दूर हो गई होगी कि कौन कौन से इसके अंदर कंटेंट ऐड किए गए हैं। टॉपिक ऐड करने वाले बता दिए, न्यू कौन से ऐड हुए हैं वो भी बता दिए, कहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होगी, कहाँ से एंडिंग करेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बता दी है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं।
तो गाइस सबसे पहले ना हम यहाँ पर अपना समझेंगे राजनीतिक दल किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल, ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। और एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं। देन हम चलेंगे भारत के प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा और तृतीय लोकसभा चुनाव के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल किसे कहा जाता है। तो व्हाट इज राजनीतिक दल या व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है गाइस, पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखने का प्रयास करा है कि व्यक्ति को गाइस एक ऐसा सुसंगठित, मतलब एक अच्छे रूप से बनाया गया गाइस एक समूह, सुसंगठित समूह जो सत्ता प्राप्ति यानी कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जन कल्याण संबंधी कार्य करता है और चुनाव में भाग लेता है, उसी ग्रुप ऑफ पीपल को गाइस हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। मान के चलो 50 व्यक्ति का समूह है या 60 व्यक्ति का, 200 व्यक्ति का, 1000 व्यक्ति का भी समूह हो सकता है। वो क्या करेगा गाइस, अपनी सत्ता में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए क्या करेगा, देश में कुछ अच्छे कार्य करेगा जिससे देश का विकास हो सके। क्योंकि अगर वो विकास संबंधी कार्य नहीं करेंगे, जनता उनको नहीं जिताएगी। तो जन कल्याण से संबंधित जब ये व्यक्ति का ग्रुप ऑफ पीपल जो सुसंगठित रूप से बनाया गया होता है, वो चुनाव में भाग लेता है, जन कल्याण संबंधी कार्य करता है, इसी ग्रुप ऑफ पीपल को गाइस हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। जैसे वर्तमान में आप देखोगे बीजेपी, ठीक है, ये भी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। तो बीजेपी को कभी भी आप देखोगे बोलना कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है, ठीक है, अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाओगे। कांग्रेस हो गई, ये भी एक राजनीतिक दल है। भारतीय जनता बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, ये भी गाइस क्या है, राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये क्या है, व्यक्ति को मिलकर बना गया सुसंगठित समूह है जो देश में जन कल्याण से संबंधित कार्य कर रहा है और चुनाव में भाग लेता है। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक दल चुनाव में गाइस भाग लेता है। जैसे मैंने बताया, प्रत्येक दल का यही मेन मोटिव रहता है कि चुनाव में भाग लेना और ज्यादा से ज्यादा बार जो है सफलता कायम करना, ठीक है। और प्रत्येक राजनीतिक दल की गाइस समान विचारधारा भी होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल की गाइस क्या होता है, अपनी कुछ आइडियोलॉजी होती है, कुछ अपने सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर वो चलकर अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि दिशा निर्देश तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हमारे भी कुछ लक्ष्य होते हैं, तो इन पॉलिटिकल पार्टी के भी गाइस कुछ विचारधाराएं होती है जिनके सहारे क्या करते हैं, अपने शासन को, अपने कार्य को आगे चलाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, बीजेपी की विचारधारा क्या है, हिंदुत्व राजनीति को बढ़ावा देना, ठीक है, अखंड भारत की राजनीति को बढ़ावा देना कि भारत टूटना नहीं चाहिए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अब ले लीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन मोटिव है दलितों, पिछड़े वर्गों, ठीक है, इनको क्या है, सशक्त बनाना, इनको मजबूत करना। दलितों का और पिछड़े वर्गों का सबसे ज्यादा समर्थन करने वाली पार्टी है आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी। और दूसरे उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, ठीक है, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ये क्या है, बहुजन समाजवादी की विचारधारा। तो प्रत्येक राजनीतिक दल की गाइस क्या होती है, अपनी अपनी कुछ विचारधाराएं होती हैं, और इस तरीके से जो ग्रुप ऑफ पीपल बनता है, इसे गाइस हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रीय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एक होती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या क्षेत्रीय या राज्य दल जिन्हें बोला जाता है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो दल होते हैं जो देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी हिस्से में अपने कैंडिडेट को उतारकर चुनाव में भाग ले सकते हैं और सत्ता वहां पर अपनी चलाने का प्रयास कर सकते हैं। और वर्तमान में बात करें तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो वर्तमान में गाइस बता दूं आपको 8 भारतीय राजनीतिक दल हैं। पहले 7 हुआ करते थे, 8वां बन चुका है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस राष्ट्रवादी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया। इस तरीके से भारत में 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, क्षेत्रीय पार्टी गाइस वो पार्टी होती है जो कि एक पार्टिकुलरली क्षेत्र में गाइस क्या करती है, चुनाव लड़ती है। उस क्षेत्र में वो जीत गई तो जीत गई, अन्यथा उसको दूसरे क्षेत्र में क्या है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। वो एक पार्टिकुलरली राज्य में ही सीमित रह जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चुनाव में कोई टॉर्च का चिन्ह लेकर आ जाता है, कोई पतंग का चिन्ह लेकर आ जाता है, कोई गिलास का चिन्ह लेकर आ जाता है। तो एक पार्टिकुलरली राज्य से संबंधित होती है, वहां पर अपने सत्ता कायम करने का ये प्रयास करती है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी अनगिनत संख्या, इनको आपको पढ़ना भी नहीं है। भारत में याद रखना राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। डिटेल में देखने 8 के 8 तो गूगल से सर्च मार सकते हो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए राजनीतिक दल किसे कहते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं एक दलीय प्रणाली, इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम या हिंदी में बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। जब देश के शासन में केवल एक ही दल
एक ही राजनीतिक दल सक्रिय रहता है, ठीक है, एक ही राजनीतिक दल क्या है गाइस, सक्रिय रहता है, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, एक दलीय प्रणाली या वन पार्टी सिस्टम हम कहते हैं। जैसे मान के चलो भारत है, भारत में क्या है, केवल हमारी जो बीजेपी है ना, वही चुनाव में क्या करेगी, अपने अलग अलग कैंडिडेट को बार बार उतारती जाएगी और कोई पार्टी नहीं है। तो एक देश में जब एक ही पार्टी चुनाव में भाग लेती है और वही सत्ता चलाने का प्रयास करती है, इसी प्रणाली को वन पार्टी सिस्टम या एक दलीय प्रणाली हम कहते हैं। अब ये प्रणाली कहाँ पर प्रचलित है, तो चीन में गाइस ये प्रणाली प्रचलित है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पे शासन चलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं द्विदलीय प्रणाली के बारे में, यानी कि बाय पार्टी सिस्टम किसे बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम। जब किसी देश का शासन केवल दो दलों के द्वारा ही संचालित किया जाए, जैसे अमेरिका में होता है, उसे ही गाइस हम क्या बोलते हैं, द्विदलीय प्रणाली या बाय पार्टी सिस्टम हम बोलते हैं। जैसे मैंने एक भारत का एग्जांपल दिया आपको कि भारत में क्या है, बीजेपी ही मान के चलो एक पार्टी है जो शासन चलाने का प्रयास करती है और कोई पार्टी ही नहीं है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, एक दलीय प्रणाली। जबकि एक देश में क्या है, सत्ता जो है दो दलों के द्वारा, दो पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, कभी एक पार्टी जीत जाती है, कभी एक पार्टी विपक्ष में आ जाती है। तो जब देश में शासन चलाने के लिए केवल दो ही पार्टी मौजूद होती है, दो ही पार्टी हम एक देश में शासन चलाती है, उस प्रकार की प्रणाली को गाइस हम क्या बोलते हैं, टू पार्टी या द्विदलीय प्रणाली बोलते हैं। ऐसी सिस्टम गाइस कहाँ पे है, अमेरिका में प्रचलित है। अब बात कर लेते हैं गाइस बहुदलीय प्रणाली यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। मल्टी पार्टी आप समझ ही सकते हैं कि दो से ज़्यादा जहाँ पे दल होंगे, पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसे मल्टी पार्टी सिस्टम बोलेंगे। जब देश का शासन दो या अधिक राजनीतिक दलों द्वारा चलाया जाए, उसे ही गाइस हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे क्या है, 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, चुनाव में भाग लेते हैं और कभी एक दल को जीत मिलती है, एक दल को हार मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो बहुत सारी पार्टियां जब देश में चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, सत्ता चलाती है, उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी या बहुदलीय प्रणाली हम बोलते हैं। ये व्यवस्था कहाँ पे है, भारत या और अन्य देशों में भी प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए राजनीतिक दल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे आई बिलीव। अब यहाँ पे ना मैंने एक लिखा है मल्टी पार्टी कोलिशन। मल्टी पार्टी कोलिशन यानी कि इसका मतलब होता है गाइस बहुदलीय गठबंधन प्रणाली। मल्टी पार्टी कोलिशन को बोलते हैं बहुदलीय गठबंधन प्रणाली, यानी कि जब बहुत सारी पार्टियां गाइस क्या होती है, 3-4 पार्टी एक साथ मिलकर गाइस क्या करती है, चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, जीत जाती है और सत्ता आगे चलाने का प्रयास करती है, उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी कोलिशन या बहुदलीय गठबंधन प्रणाली बोलते हैं। गठबंधन का मतलब से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी पार्टी जब जुड़कर गाइस क्या कर रही है, चुनाव में भाग लेती है और सत्ता चलाने का प्रयास करती है चुनाव जीतने के पश्चात, उसे गाइस हम बहुदलीय गठबंधन प्रणाली या मल्टी पार्टी कोलिशन कहते हैं। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे अच्छे से कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, वन पार्टी, टू पार्टी और बहुदलीय प्रणाली किसे कहा जाता है। कोई भी डाउट नहीं होगा जी, बिल्कुल डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। यहाँ से आपके न्यू टॉपिक जो वन पार्टी एरा के हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो ऐड हो चुके हैं। तो गाइस भारत का जब प्रथम आम चुनाव हुआ था ना, उस टाइम पीरियड में बताऊंगा इस देश की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, ठीक है। तो भारत का जब प्रथम आम चुनाव हुआ गाइस, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा बेकार कंडीशन में था। लेकिन फिर भी भारत ने अपना चुनाव जो था सफलतापूर्वक करवा लिया था। और अन्य देशों की गाइस विभिन्न प्रेडिक्शन थी, उनकी बहुत सारे अलग अलग मत थे कि भारत का चुनाव ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम उन सभी चीज़ों पर जो था पानी फेरते हुए जो था हमारा चुनाव जो था सफलतापूर्वक कायम हुआ था। और इसी गाइस जो हमारा प्रथम चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसे मील का पत्थर कहते हैं। अगर आपका ये चैप्टर डिलीट नहीं होता तो आप अच्छे से पढ़ते। तो भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव गाइस कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था गाइस, 1952 में हुआ था। इस समय में लोकसभा की गाइस सीटें कितनी थी, 479, 489 जो थी गाइस लोकसभा की सीटें थी। और कांग्रेस को गाइस कितनी सीटें मिली थी, तो 364 सीटें मिली थी। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। उस टाइम पीरियड में लोकसभा की कितनी सीटें थी, 489 सीटें थी। और पहले चुनाव में पूरे 8 राजनीतिक दलों ने जो था गाइस भाग लिया था, लेकिन सातों दल को गाइस सफलता नहीं मिली थी। केवल इसमें जो था गाइस कांग्रेस पार्टी को ही सफलता मिली थी। उसके क्या कारण थे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कांग्रेस को गाइस 364
264 सीटें मिली थी और कांग्रेस जो थी लोकसभा में सरकार बनाने में कायम हो पाई थी। यहाँ से अगर आपको नहीं पता कि सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए होता है लोकसभा में, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि वर्तमान में गाइस कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 545 है। तो आधा, कुल सीटों का आधा प्लस एक, ठीक है, 50 प्लस एक सीटें अगर जिस पार्टी के पास होती है गाइस, ठीक है, तो वो गाइस क्या करती है, लोकसभा में सरकार बनाती है और उसी जो दल इतनी सीटें प्राप्त कर लेता है उसी को मौका मिलता है अपने कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाने का, ठीक है। तो आपको पता है 545 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 272.5 आएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 272 या 272 से अधिक सीटें जिस भी पार्टी को गाइस मिल जाती है ना लोकसभा के चुनाव में, वही गाइस क्या करता है, सरकार बनाता है और उसी की पार्टी की को गाइस क्या बोलते हैं, हम सरकार कहते हैं। और इसी पार्टी का एक मेंबर बनता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो लोकसभा में गाइस कितनी सीटें मिली थी, 489 में से 364 मिली थी, ठीक है। तो इस वजह से गाइस कांग्रेस क्या था, सरकार बना पाई थी। दूसरा हमारा राष्ट्रीय चुनाव हुआ था लोकसभा का 1957 में, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ चुकी थी, 494 हो चुकी थी, 494 हो चुकी थी। और इस चुनाव में भी गाइस कांग्रेस को सफलता हासिल हुई। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 371 सीटें मिली थी, ठीक है। तीसरा चुनाव होता है गाइस हमारा 1962 में और इस टाइम पीरियड में भी लोकसभा की 494 सीटें ही थी और कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलती है, 10 सीटें कम हो जाती है, 361 सीटें लोकसभा को मिलती है। तो यहाँ से आपने देखा कि पहला चुनाव 1952 में होता है, 364 सीट मिलती है 489 से। दूसरा चुनाव होता है 1957 में, 494 में से 371 सीटें मिलती हैं। और तीसरा चुनाव होता है 1962 में, 494 में से 361 सीटें कांग्रेस को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 15 सालों तक, लगातार 15 सालों तक कांग्रेस ने क्या है, दूसरे राजनीतिक दल को शासन में आने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि सारे राजनीतिक दल उस टाइम पीरियड में प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन क्या था गाइस, कांग्रेस ही बार बार जीतती जा रही थी। कांग्रेस का ही जो था शासन में दबदबा बना हुआ था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो था कांग्रेस का ही परचम लहरा रहा था, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लगातार कांग्रेस को 15 साल तक क्यों जीत मिल रही थी, केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे जो था, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, सभी जगह पर कांग्रेस ही जीतती थी। उसकी क्या कारण थे वो हमें समझना है, ये हम समझ जाएंगे कैसे क्या कारण थे, लगातार ही कांग्रेस जीत रही थी, तो हम समझ पाएंगे कि एक दल के प्रभुत्व का दौर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे क्या कारण थे कि लगातार कांग्रेस को ही लोग वोट देते थे इस टाइम पीरियड में। तो ये गाइस देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी पार्टी थी। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन में गाइस इसने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रखी थी। आपको पता है कि जब हमारे भारत में आज़ादी प्राप्ति के लिए गाइस संघर्ष चलाए जा रहे थे, आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता और कांग्रेस पार्टी जो थी इसमें इन्वॉल्व थी और उसने जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, जिससे उसकी एक अच्छी छाप, एक छवि बनकर उभर कर आई थी हमारे देश में। इस वजह से भी लोगों ने जो था कांग्रेस पार्टी को ही चुनाव में सफलता दी, ठीक है। और सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन भी था हमारा कांग्रेस जो पार्टी थी, स्टार्टिंग में जो था काफी मजबूत थी, इसके अंदर काफी यूनिटी थी। इस वजह से भी जो था गाइस ये लोकसभा में जो था बार बार जीतती जा रही थी। और लोकप्रिय नेताओं का समूह भी थी कांग्रेस पार्टी। इसमें जो था गाइस बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, बहुत सारे गाइस तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी फेस वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा थी और इस वो पार्टी में शामिल थे। सिंपल सी बात है, इतनी अच्छी फेस वैल्यू थी कि जहाँ से भी वो चुनाव लड़ते वहाँ से लोग जो था उनकी पहचान के फेस वैल्यू के दम पर ही जो था उनको जिता रहे थे। और उनको जिताने से गाइस क्या हो रहा था, कांग्रेस की जीत हो रही थी, ठीक है। तो लोकप्रिय नेताओं का ये समूह थी जिस वजह से गाइस बार बार ये जीते जा रही थी और सभी वर्गों को गाइस में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता था। जैसे दक्षिणपंथी कह लीजिए, वामपंथी कह लीजिए, मध्यम वर्गीय, उग्रवादी, ठीक है, सारे जो लोग थे गाइस कांग्रेस पार्टी में जो था शामिल थे। ये तमाम कारण थे जिस वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी की बार बार जीत हो रही थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 4 नंबर में कि एक दल के प्रभुत्व के क्या कारण थे, तो आपको एक्सप्लेन करके ही बताना होगा कि देश में सबसे बड़ी एवं पुरानी पार्टी थी, राष्ट्रीय आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये लोकप्रिय नेताओं का समूह थी और इसमें सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता था। और अन्य दल जो भारत में उभर कर आए थे, कहीं ना कहीं उनका जो था कांग्रेस से उद्भव हुआ था। और एक और आप बता सकते हैं कि गठबंधन सरकारें जो बनकर आई थी वो जो थी अपने निजी स्वार्थ
स्वार्थ के कारण जो थी असफल होती गई, उनको सत्ता नहीं मिल पाई। इसी वजह से गाइस क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जो थी बार बार जीतती जा रही थी और इन्हीं तमाम कारणों की वजह से जो था गाइस कांग्रेस को बार बार जो थी सफलता मिल रही थी, क्योंकि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रखे थे जिस वजह से जो था जनता इसी के फेवर में ज़्यादा थी। और जितने भी दल इस टाइम पीरियड में बन रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस के मेंबर ही उससे जो अलग हो रहे थे वही गाइस क्या कर रहे थे, अपनी अपनी अलग पार्टियां बना रहे थे। इसी वजह से गाइस क्या हुआ, कांग्रेस को ज़्यादा सफलता मिली थी। अब लगातार गाइस क्या हुआ, 15 सालों तक 1952 से लेकर 1962 तक लगातार गाइस कांग्रेस को क्या हुआ कि राष्ट्रीय लेवल पे और राज्य लेवल पे लगातार उसको जो था एक ही दल को अर्थात कांग्रेस को जो था सफलता हासिल होती गई। इसी को गाइस हम एक दल का प्रभुत्व का दौर कहते हैं, वन पार्टी एरा इसी को हम कहते हैं। कि जब 1952 से लेकर 1962 या 1967 तक कह लीजिए कि 1967 तक एक ही दल अर्थात कांग्रेस को जो था लगातार चुनाव में जो था सफलता हासिल होती गई। इसी को गाइस हम वन पार्टी एरा या एक दल के प्रभुत्व का दौर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत दल थे, 8 राजनीतिक दल थे, वो भी चुनाव में भाग ले रहे थे लेकिन उनको जीत नहीं मिल रही थी, बल्कि कांग्रेस को ही जिता रहे थे लोग। क्यों जिता रहे थे वो तमाम हमने कारण देख लिए हैं। ठीक है, तो ये गाइस आपके कुछ न्यू टॉपिक हैं जो वन पार्टी एरा से ऐड हुए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर के क्या कारण थे। और यहाँ से भी गाइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कांग्रेस को प्रथम लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली, द्वितीय में कितनी मिली, तृतीय में कितनी मिली थी। ठीक है, और ऐसे भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर किसे कहा जाता है, तो आप बता दोगे इजिली कि 1952 से लेकर 1967 तक जब राष्ट्रीय और राज्य दोनों लेवल पर कांग्रेस अर्थात एक ही दल को जो था बार बार सफलता हासिल होती रही चुनाव में, इसी को गाइस हम क्या कहते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर कहते हैं। तो आई बिलीव यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेहरू के बाद गाइस हमारे देश में क्या हुआ, कैसी राजनीतिक व्यवस्था चली, नेहरू के बाद कौन हमारे जो थे प्रधानमंत्री बने। हालांकि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1964 में। तो उनके बाद हमारी राजनीतिक व्यवस्था को कौन आगे बढ़ाता है, हम नेहरू। ठीक है, फिर हम इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, 1967 का चुनाव देखेंगे, तो वो वाले टॉपिक हम देख लेते हैं। तो यहाँ से गाइस अब हम बात करने वाले हैं नेहरू के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसे आगे बढ़ी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं नेहरू के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ये हम देखेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जब नेहरू की मृत्यु हो गई थी गाइस, नेहरू की जब बिल्कुल मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद जो था गाइस हमारे देश में अगले प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो आपको बता दो गाइस, जब नेहरू की मृत्यु हुई थी ना, तो देश में जो था गाइस तमाम तरह के प्रश्न थे और अन्य देशों में भी गाइस ये कल्पनाएं की जा रही थी कि अब देश में जो है भारत में लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा, अब देश की जो है कमान कौन संभालेगा, कोई सफल नेता आ पाएगा नहीं आ पाएगा। क्योंकि नेहरू ने जो था गाइस काफी अच्छे ढंग से जो था भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। लेकिन भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था थी गाइस उसका समाधान हमने अच्छे से कर लिया था। और भारत में गाइस जो अगले प्रधानमंत्री हमारे बने थे वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो गाइस जो इतनी प्रेडिक्शन की जा रही थी कि भारत में लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा, चुनाव अच्छे ढंग से नहीं होंगे, और भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन बने गाइस, हमारे लाल बहादुर शास्त्री बने। 1964 में ये बनते हैं, क्योंकि 1964 में गाइस क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1964 में गाइस ये बनते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री, और ये 66 तक ही रहते हैं, केवल 2 वर्षों तक ही इन्होंने शासनकाल किया था। ठीक है, ये भी जो है गाइस एक बीमारी की वजह से जो था इनको अटैक आया था, उसकी वजह से जो था ये इनकी मृत्यु हो गई थी। एक छोटा शासनकाल रहा है इनका। तो ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री क्यों बने, क्यों बनाया गया, वो हम देखते हैं। तो ये गाइस एक ईमानदार, समझदार व संसद में एक सुलझे हुए नेता थे। मतलब एक ऐसे नेता थे जिनमें जिसकी जो थी संसद में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, फेस वैल्यू अच्छी थी इनकी, लोग इन पे बिलीव करते थे। ठीक है, कि अच्छे से जो है हमारे देश की शासन व्यवस्था को चला पाएंगे। और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री भी रह चुके थे। नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनका जो मंत्रिमंडल था उनमें कई सालों तक मंत्री पद पर भी जो था रह चुके थे। उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था देश को संभालने का। ठीक है, तो इसी वजह से गाइस क्या हुआ, इनका नाम आगे दिया गया। और के कामराज जो थे इस टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इनका समर्थन किया कि इन्हें जो है भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से संभाल पाएंगे। और इन्हें जो था इस प्रकार भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। और इनके शासनकाल में गाइस हमने 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, या 2 चुनौतियां आई थी। पहला क्या था, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये इनकी पहली चुनौती थी। और दूसरा गाइस चुनौती क्या आई थी, 1965 और 67 में जो था देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था, खाद्यान्न वस्तुओं की कमी आ चुकी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, मेरे टाइम पे आया था कि लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में जो था भारत को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो 1962-65 में जो था भारत पाक युद्ध हुआ, 1965-67 में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था।
ठीक है। और ये जब गाइस दो समस्या आई थी तो इन्होंने जो था एक नारा दिया था, वो नारा इनका काफ़ी फेमस है, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। ये नारा क्यों दिया था इन्होंने, क्यों आप बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता है, तो नारा इन्होंने इसलिए दिया था कि जो दोनों चुनौतियां आई थी, एक युद्ध हुआ था, एक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था, इन दोनों ही चुनौतियों से निपटा जा सके, एक आत्मविश्वास लोगों के अंदर, किसानों के अंदर, जवानों के अंदर बढ़ाया जा सके कि किसान खाद्यान्न वस्तुओं को बढ़ावा दे सके, जवान युद्ध की समाप्ति कर सके। इसी वजह से जो था ये नारा इन्होंने दिया था। इनकी मृत्यु हुई थी गाइस लाल बहादुर शास्त्री की 10 जनवरी 1966, ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर जो था गाइस ये मीटिंग करने गए थे, पाकिस्तान के गाइस प्रधानमंत्री थे अयूब खान के साथ जो था गाइस इनकी मीटिंग थी, और वहीं पर गाइस इनकी कुछ इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से जो था, हेल्थ इश्यूज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है गाइस हमारे लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकता है, इनकी चुनौतियों से पूछा जा सकता है। उन्होंने कौन सा नारा दिया था, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक नंबर में पूछा जा सकता है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है गाइस, फिर दोबारा भारतीय राजनीति में एक बवाल सा खड़ा हो जाता है कि अब भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो अब गाइस बनती है हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती है और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये कहलाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। इनका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने भारतीय राजनीति में सत्ता संभाली है। 1966 में ये प्रधानमंत्री बन जाती है, 1966 से 77 तक ये रहती है। 77 के बाद गाइस क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो जाता है, आपको मैं बताऊंगा। फिर कैसे दोबारा से कांग्रेस जो है अपना प्रभुत्व को स्थापित करती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। 1980 में फिर दोबारा कांग्रेस जीतती है, 1984 तक गाइस क्या होता है, इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनती है। तो इस तरीके से काफी लंबे समय तक जो है इंदिरा गांधी हमारे देश में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कार्यभार संभालती है। अब बात कर लेते हैं इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो थे गाइस नेहरू की पुत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी कौन थी गाइस, नेहरू की बेटी थी, और कांग्रेस की अध्यक्ष भी ये रह चुकी थी, अध्यक्ष रह चुकी थी। सिंपल सी बात है, पार्टी को थोड़ा बहुत संभालना इसको आता था अच्छे से, ठीक है। और शास्त्री के मंत्रालय में गाइस सूचना मंत्रालय का पद भी जो था ये संभाल चुकी थी। शास्त्री जो थे गाइस हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जो सूचना मंत्रालय का पद था इन्होंने काफी टाइम तक संभाला था, तो कहीं ना कहीं इनके पास एक्सपीरियंस था। और नेहरू की बेटी थी, इस वजह से जो था गाइस इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन एक सबसे मेन कारण था इसको प्रधानमंत्री बनाने का, वो था सिंडिकेट द्वारा निभाई गई भूमिका। अब ये सिंडिकेट कौन होते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप समझो। सिंडिकेट का ये मानना था कि इंदिरा गांधी जो है प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव ना होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश हेतु हम पर निर्भर रहेगी। सिंडिकेट एक लोगों का समूह है, मैं आपको बताऊंगा। उनका ये मानना था लोगों के समूह का, जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, काफी फेमस मेंबर थे, उन्होंने बोला था कि इसको प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में इतनी नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि नई नई आई है ये, ठीक है। तो अगर ये देश की प्रधानमंत्री बनती है तो कहीं ना कहीं क्या है, इसको सलाह चाहिए होगी, दिशा निर्देश चाहिए होंगे कि कैसे काम करना है, कैसे संभालना है। उसके लिए क्या होगा, ये हमारे ऊपर निर्भर रहेगी। किसके ऊपर, सिंडिकेट के ऊपर रहेगी। सिंडिकेट क्या थे, कांग्रेस के भीतर कुछ प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह था जिन्हें अनौपचारिक तौर से सिंडिकेट कहा जाता था। मैं आपको वो मेंबर भी बताऊंगा जो प्रभावशाली माने जाते थे, ठीक है। इन लोगों का मानना था कि इस काम के लिए जो है हम पर निर्भर रहेगी और कहीं ना कहीं जो है ये हमारी इच्छाओं को आगे जो था लाने का प्रयत्न करेगी और कठपुतली के रूप में ये कार्य करने का प्रयास करेगी। इसी वजह से जो था गाइस इनके समर्थन से इंदिरा गांधी को भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। अब ये सिंडिकेट में गाइस मैंने आपको बता दिया कि अनौपचारिक रूप से जो प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह था, इनका जो था गाइस कांग्रेस पार्टी पे काफी कड़ा नियंत्रण रहता था इन लोगों का। ये मेंबर कौन थे सिंडिकेट के, तो गाइस एस.के. पाटिल, ठीक है, ये थे एक, के कामराज, अतुल्य घोष एंड संजीव रेड्डी। ये कुछ गाइस व्यक्ति थे जो काफी प्रभावशाली थे, जिनका कांग्रेस पर कड़ा नियंत्रण रहता था। इन्हीं लोगों का जो गाइस ग्रुप था नेताओं का, इन्हीं को गाइस सिंडिकेट कहा जाता था, ठीक है। तो 2 नंबर में गाइस सिंडिकेट पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंडिकेट किन्हें कहा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों का, नेताओं का जो समूह था उन्हें अनौपचारिक तौर से सिंडिकेट कहा जाता था। उनका जो था कांग्रेस पर कड़ा नियंत्रण रहता था। वो मेंबर कुछ इस प्रकार है, आप बता दोगे, एस.के. पाटिल, के कामराज, अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी, ठीक है। अब इनके शासनकाल में गैस हमने 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो चुनौतियां क्या थी, 1965-67 में गैस खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था। यहाँ पे भी हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में भी आया और इनके शासनकाल में भी आया। 1975 में गैस देश में आपातकाल लगाया गया और जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इन्हीं को माना गया था, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने गैस 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकते हैं, तो सिंडिकेट को लेकर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं।
इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे गाइस नेहरू के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है। पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, दूसरे प्रधानमंत्री भी 2 वर्षों तक शासन संभालते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भारत की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, सिंडिकेट निभाते हैं। सिंडिकेट कौन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है गाइस, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहते हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम देख लेते हैं अपना 1960 के दशक को गाइस खतरनाक दशक क्यों माना जाता है। सबसे पहले आप दशक का मतलब समझो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 नंबर में ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दशक का मतलब होता है गाइस 10 वर्षों का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसे इंग्लिश में हम डिकेड या दशक बोलते हैं। जैसे 1960 से लेकर 70 का जो समय होगा ना टाइम पीरियड, उसको हम दशक का नाम देंगे। जैसे 70 से लेकर 80 के बीच में 10 वर्षों का टाइम पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे, दशक बोलेंगे, डिकेड बोलेंगे, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में 1960 के दशक को गाइस खतरनाक दशक का नाम क्यों देते हैं, उसके तमाम कारण है, पहले सुन लीजिए। इस समय में गाइस इस समय में ही भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई, और 1966 में जो था गाइस हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से हम इसे खतरनाक दशक कहते हैं। और 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिस वजह से भारत की आर्थिक सैनिक व्यवस्था जो थी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, ठीक है। और 1965 से 67 के बीच में देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था, जिससे खाद्यान्न वस्तुओं की कमी आ चुकी थी, गरीबी बढ़ने लगी थी, जगह जगह आंदोलन दंगे हो रहे थे इस वजह से, ठीक है। 1969 में जो था इस कांग्रेस पार्टी का विघटन हो चुका था, कांग्रेस पार्टी टूट चुकी थी, एक कांग्रेस ओ बनी थी, कांग्रेस आर बनी थी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सेकंड पार्ट में। तो ये कुछ तमाम कारण थे जिस वजह से गाइस 1960 के टाइम पीरियड को हम खतरनाक दशक के रूप में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है कि 1960 के दशक को हम खतरनाक दशक के नाम से क्यों जानते हैं। तो आप चारों कारण लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सेकंड पार्ट में गाइस हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, 1967 का चुनाव, 4th लोकसभा चुनाव देखेंगे, और वहाँ पे देश में आर्थिक और राजनीतिक कंडीशन कैसी थी, और कांग्रेस का विघटन क्यों हुआ, और कांग्रेस का पुनः उत्थान कैसे हुआ, प्रभुत्व कैसे कायम होता है। इन 3 टॉपिक को हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, और चैप्टर हमारा सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा राजनीतिक दल किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी किसे बोलते हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली किसे कहा जाता है, भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव, द्वितीय लोकसभा चुनाव, तृतीय लोकसभा चुनाव देखा, कैसे जो है लोकसभा में कांग्रेस को सीटें मिलती है, और 15 सालों तक ही कांग्रेस प्रभुत्व में क्यों कायम रहती है, उसके कारण देखे हमने। सबसे पुरानी पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये हमने देखा। उसके बाद गाइस हमने देखा नेहरू के पश्चात कौन कौन से हमारे प्रधानमंत्री बने, उनके टाइम पीरियड में क्या चुनौतियाँ हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा, और 1960 के दशक के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसे खतरनाक दशक का नाम क्यों दिया जाता है। सेकंड पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई बिलीव आपको ये पढ़ के बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। जहाँ से न्यू बताए थे, जहाँ से कंटेंट ऐड हुआ है उसको याद रखना, ठीक है। 2021 और 2020 और 21 का सिलेबस के अकॉर्डिंग भी न्यू कंटेंट ऐड कर दिए गए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता है गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक चीज़ मुझे और बताना, वीडियो देखकर मजा आया कि नहीं आया, ये चीज़ बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो कहीं पे डाउट रहेगा कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यार शेयर करना। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं है, फेस से आप देख सकते हैं, फिर भी यार मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैंने आपको बताना, कभी ज़रूर बताऊँगा क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाई, तो प्लीज़ यार वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, जिनके पास पैसे नहीं होते अच्छी शिक्षा लेने के, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।